पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ रहे हैं। अभी जो मैं आपको नया चीज बताने वाली हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या अकाउंट होता है? देखिए, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि प्रॉफिट को या लॉस को अलग अलग रिजर्व्स में या प्रोविजंस में या कहीं भी जो है ना उनको बांट देना। तो एक बार आप नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो, उस नेट प्रॉफिट को आप अलग अलग जगह पे जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट करना। प्रॉफिट निकल जाने के बाद प्रॉफिट को बांटना, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन हम करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब होता है? ऐसा अकाउंट जिसके अंदर आप प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करते हैं हम इस अकाउंट में? इस अकाउंट में का जो बेसिक काम है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक सीधा सा रूल होता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अंदर से निकाल कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मान लीजिए कैपिटल है 1,00,000 रुपए, इंटरेस्ट है 10%, तो इसको कैलकुलेट तो किया जाएगा इस कैपिटल को का 10% निकाल के, ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, बट ये 10,000 रुपए दिए किस में से जाएंगे? इसको जब आप पैसे को पे करोगे तो कहां से निकाल के दोगे? इसको निकाल के दोगे आप प्रॉफिट में से। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो फिर आप कैसे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इसलिए प्रॉफिट का जो है ना एक एप्रोप्रिएशन होता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना है। इसमें प्रॉफिट का जो बैलेंस हमें दिया हुआ है, जो आपका प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। फिर उसमें से हर एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे लेस करना है, और जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को हम बैलेंस शीट के वहां पे बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसे जो बच जाएगा बैलेंस, उसको एज ए प्रॉफिट हम वहां पे शो कर देंगे। एज ए प्रॉफिट हम उतने हिस्से को वहां पे दिखाएंगे। सो देखिए, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट था यहाँ पे, मान लीजिए 80,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, अब ये जो 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये किस में से निकाल के दोगे? प्रॉफिट में से निकाल के दोगे। प्रॉफिट 80,000 का था, इसमें से आपने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितने का बच गया? 70,000 का। तो अब आप इसको कैसे दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखाओगे 10,000 और प्रॉफिट आप दिखाओगे, मतलब जो प्रॉफिट आप हर एक पार्टनर के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे वो होगा 70,000। ठीक है, तो ये काम हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने देख लिया कि ये होता क्या है। अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बोल रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर XYZ 3 पार्टनर्स है आपके पास, और इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट करा है वो 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट करा है, और इन तीनों ने जो पूंजी लगा रखी है, ओपनिंग बैलेंस जो भी है आपका कैपिटल अकाउंट का 2013 के दिन वो है 1 अप्रैल 2013 के दिन 1,80,000 और 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो थे वो 4:3:3 के रेशो में आप बांटते थे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 5%। 2013-14 और 14-15 2 साल आपको दे रखे हैं। इन सालों के दौरान 2013-14 में तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2014 और 15 में 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अभी तक आपने इस प्रॉफिट में से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा नहीं है। ड्रॉइंग जो करी है हर पार्टनर ने वो है 10,000 पर ईयर। ठीक है, हर एक पार्टनर ने, ईच पार्टनर 10,000 रुपए निकाले हर साल, मतलब दोनों साल 13-14 में भी और 14-15 में भी। 31 मार्च 2015 को फर्म डिसॉल्व हो गई। क्रेडिटर्स उस दिन थे 24,000 के, तो बैलेंस शीट में हमें 24,000 के क्रेडिटर्स दिखाने हैं। एसेट रियलाइज थी 2,60,000 की, ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट में दिखानी है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का 2 सालों के लिए, और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सो इसके अंदर हम देखिए क्या करेंगे। इसको निकालने का तरीका ये है, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स एक तरह से बंद हो रहे हैं वो 31 मार्च 2015 को बंद हो रहे हैं, तो 2 साल का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 2013-14
और 2014 और 15 इन दोनों सालों के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे कैपिटल का जो भी बैलेंस मिलेगा उसके अनुसार हम बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना ली हमने, इसके बाद हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज के अकॉर्डिंग फिर हम मतलब सभी बाकी के बैलेंस के अकॉर्डिंग फिर से हम एक नया कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि जितना भी अभी तक की ट्रांजैक्शन हो चुकी है उन सबका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो उस कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होगा। तो एक आपका पहले पुराना कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी, फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और फिर आपका कैपिटल अकाउंट जो हम फाइनल बनाएंगे वो होगा यहाँ पे। सो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने से। अब यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो एक बार आपको 2013-14 का बनाना है, फिर 14 और 15 का बनाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए मैं 2013 और 14 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हो रहा था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या था प्रॉफिट का। सो यहाँ पे प्रॉफिट का जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है वो दे रखा है आपका 40,000 का, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा था आपको 40,000 का। नाउ इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, सो जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से निकाल के दिया है उसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट का बैलेंस कम हो रहा है और प्रॉफिट अगर आपने क्रेडिट में दिखाया है तो ऑब्वियसली जिससे कम हो रहा है वो आप डेबिट में दिखाओगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा तीनों पार्टनर्स का, एक्स का कितना था, वाई का कितना था और जेड का कितना था। सो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ दे रखा है आपको, 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या था शुरुआत में, 1,80,000, 60,000 यही था। इसमें से आपने 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो इसका 5% हो गया 5,000, 80,000 का 5% हो गया 4,000 और 60,000 का 5% हो गया 3,000। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको बांटना है। जब मैंने 40,000 के प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट का बैलेंस कितना बचा। जो भी प्रॉफिट का अब नया बैलेंस आएगा उसे आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे। एक्स का कितना था, वाई का कितना आया और जेड का कितना है, ये कैसे निकलेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो देखिए 40,000 का टोटल प्रॉफिट था इस वक्त आपके पास। इस 40,000 में से आपने 5, 4 और 3, 5 और 4 9 और 3 12,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी आपके पास प्रॉफिट का जो बैलेंस रह गया वो रह गया 28,000। अब पार्टनर्स के पास सिर्फ 28,000 रुपए हैं 2013-14 में प्रॉफिट के तौर पे बांटने के लिए, मतलब फर्म के पास। अब इसको बांटा कैसे जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका है 4:3:3, तो 4:3 में आप इस प्रॉफिट को बांट दोगे। तो 28,000 गुणा में 4 बटे में 4 और 3 7 और 3 10, ये आ जाएगा आपका। पहला आप इसको बांटोगे तो x के हिस्से में आएगा 11,200, y के हिस्से में आ जाएगा 28,000 गुणा में 3 बटे में 10, तो ये बनेगा आपका 8400 और इतना ही प्रॉफिट बनेगा z का 8400। ये टोटल आपका हो गया 28,000। ठीक है, प्रॉफिट बांट दिया हमने, टोटल 40,000 का बैलेंस हो गया आपका। इस 40,000 में से ये 12,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे आपने दिए और 28,000 प्रॉफिट के रूप में आपके पास बचा हुआ था। ठीक है, ये तो थी 13-14 की बात। अब बारी आती है 2014 और 15 में। देखिए 2014 और 15 में क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करते हो तो कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे 1 लाख यहाँ पे कैपिटल थी तो इसका 10% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया था, सॉरी 5%। ठीक है, लेकिन
14-15 में जो कैपिटल का बैलेंस है वो सीधी सी बात है बदलेगा। कैपिटल का बैलेंस वो नहीं रहेगा जो 13-14 में रहा था, क्योंकि उस कैपिटल के बैलेंस के अंदर पार्टनर्स को आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और पार्टनर्स को आपने प्रॉफिट भी बांटा था, तो इससे उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होगा। ऊपर से यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग भी कर ली थी, तो ड्रॉइंग करने की वजह से उनका कैपिटल का बैलेंस जो है वो कम हो गया होगा। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2014 और 15 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालती हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल बची कितनी थी तीनों पार्टनर्स के पास। एक्स के पास जो कैपिटल थी 1 लाख रुपए की थी, वाई के पास जो कैपिटल थी शुरुआत में जो इसने पैसा लगाया था 80,000 लगा रखा था, और जेड ने जो पैसा लगा रखा था वो लगा रखा था 60,000 रुपए का। ठीक है, इतना पैसा इनको फर्म को वापस लौटाना था, मतलब फर्म इनको वापस लौटाती क्योंकि इतना पैसा इन्होंने फर्म में लगाया हुआ था। अब इनको साल के दौरान इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना कितना मिला था, 5,000 तो इसको मिले थे, इसका 5%, इसको मिले थे 4,000 और इसको मिले थे 3,000। ठीक है, प्लस इनको प्रॉफिट भी मिला, 13-14 साल में प्रॉफिट हुआ था, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा इनको इंटरेस्ट काट के, तो 11,200 ये मिले आपको पार्टनर को, 8400 वाई को मिल गए और 8400 जेड को मिल गए। इससे क्या हुआ, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब क्या है कि अगर पार्टनर ने फर्म में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है, और वो फर्म डिसॉल्व होती है और अपनी सारी एसेट वैसेट बेच के सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद उसके पास 1 लाख रुपए बच जाते हैं, तो इस पार्टनर का जो 1 लाख रुपए इसने ओरिजिनली फर्म में इन्वेस्ट किया था वो पूरा पैसा फर्म को लौटाना होता है, अगर उसके पास पैसा बचता है तो। ठीक है, तो मतलब पार्टनर को 1 लाख रुपए फर्म से लेने होते हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलता है तो वो भी इसको फर्म से लेना होता है, प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा है वो भी इसको फर्म से लेना होता है, यानी टोटल अमाउंट जो इसको फर्म से लेनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट इसको फर्म से लेनी है फिलहाल वो हो गई है यहाँ पे 1,16,200। वाई को जो फर्म से टोटल अमाउंट लेनी है रिजोल्यूशन के टाइम पे वो है इतनी, और जेड को जो लेनी है वो है 71,400। मिलेगी कितनी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फर्म के पास पैसा कितना बचेगा, क्योंकि फर्म पहले आउटसाइड जो वो होते हैं या फर्म कितना इनको देगी, ठीक है, कितना इनको पहले ही चुका देगी उस पर भी डिपेंड करेगा। मे बी फर्म ने बीच में कैश इनको दे दिया हो, एसेट इनको दे दी हो, तो उससे जितना पैसा इन्हें फर्म से लेना होता है वो कम हो जाता है। फिलहाल हम ये देख के चल रहे हैं कितना पैसा इन्हें फर्म से लेना है। ठीक है, किस किस चीज पे इनका हक है, कितने पैसे पे इनका हक है, फर्म के कितने पैसे के ऊपर इन पार्टनर्स का राइट है, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने ड्रॉइंग्स की हैं, ठीक है, 13-14 में इन्होंने पैसा निकाला था, तो वो जो ड्राइंग की है वो हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। क्यों माइनस करेंगे हम, कि एक्स को जो है 1,16,200 की अमाउंट पर इसका हक था बिजनेस की, बट इसने साल के दौरान 10,000 रुपए निकाल लिए। अब जितने रुपए इसने निकाल लिए, ले लिए इसने, तो यानी इसका हक अब जो बाकी का पैसा बच गया सिर्फ उतने पे ही है। 10,000 तो ये ले चुका है, मान लो 1,16,200 इसको लेने थे, 10,000 ये ले चुका है, तो बाकी का कितना पैसा बच गया, 1,06,200। सेम ये चीज यहां होगी, ये बच जाएगा आपका 82,400, और सेम ये चीज यहां होगी क्योंकि तीनों ने ही 10,000 रुपए निकाल लिए फर्म से, 61,400। ठीक है, अब ये नया कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस ये है 2014 और 15 के साल में। इसके ऊपर नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2014-15 के लिए 5% 1,06,200 पे निकलेगा। ये आपका होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करोगे 5,310 रुपए। ठीक है, वाई का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, इसकी नई कैपिटल का बैलेंस जो है 82,400, सो ये हो जाएगा 4,120। और सेम यही चीज होगी जेड के लिए, तो इसका 5% निकलेगा 3,070। ये इनका नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सो अगर मैं इसका 14-15 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे कि 14-15 में कितना प्रॉफिट हुआ था। सो आप यहाँ देख सकते हो 14-15 में 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वो 50,000 रुपए मैंने यहाँ डाल दिए। अब ये 50,000 के प्रॉफिट में से सबसे पहले आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया,
क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपने कहा था आप दोगे तो आप दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो हमने बांट दिया, ये सारी अमाउंट हम यहाँ लिख लेंगे जितना जितना प्रॉफिट हमने निकाला है, 5,310, 4,120 और 3,070। टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप पार्टनर्स को दोगे, अभी आपने दिया नहीं है जेब से निकाल के, बट दोगे, डिसोल्यूशन जब होगा तब दोगे, ठीक है, 12,500। तो 50,000 के प्रॉफिट में से 12,500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे आप दे दोगे। तो प्रॉफिट कितना बच गया, जो आप कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट की अमाउंट ट्रांसफर करोगे एक्स वाई और जेड के लिए, वो बच गया आपका 50,000 माइनस 12,500। ये आपका बच गया 37,500। इस 37,500 को किस रेशो में हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका वही है अभी भी 4-3-3। 37 इसको हम बांट देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आ जाएगा 15,000। सेम चीज यहाँ आ जाएगा आपका 11,250 और ये आ जाएगा 11,250। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया है, सिर्फ प्रॉफिट का बैलेंस लिया, उसमें से पर्टिकुलर ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे जो पार्टनर्स को देना था आपको, ठीक है, उस ईयर का वो हमने माइनस किया और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉफिट की अमाउंट भी दिखाएंगे और इंटरेस्ट भी वहां पे हम शो करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलना है। तो एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट भी बनाना है हमने, 2013-14 दोनों का ही बनाना है, बोला हुआ है। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, हमने जो सारी कैलकुलेशन करी थी ना कि इतनी कैपिटल इस टाइम की बनती थी, उसमें इतना इंटरेस्ट दिया गया, इतना प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बैलेंस निकल के आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे शो करेंगे। सो इसको अगर हम प्रॉपरली बनाए तो हम इसको डेट वाइज बना सकते हैं। यहां हम डालेंगे डेट, यहां हम डालेंगे पर्टिकुलर्स, जो एंट्री हम डालेंगे, ये एक्स के लिए है, ये वाई, जेड, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब देखिए कैसे स्टार्ट करना है इसको। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट, 2013 और 14 दोनों सालों का बनाना है। 1 अप्रैल 2013 के आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 1,80,000 और 60,000। तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। 2013 अप्रैल 1 ये इन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो इनके तरफ से पैसा हमारे पास आया है, तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे शो कर देंगे। 1,00,000 रुपए एक्स ने लगाए हैं, 80,000 रुपए वाई ने लगाए हैं और जेड ने लगाए हैं 60,000 रुपए। ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट आ गई कि इतना इतना पैसा इन्होंने लगाया है। इसके बाद क्या हुआ है, इनको हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, साल के आखिर में दोगे। साल का आखिर कब होगा, 2014 31 मार्च। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इन्हें। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, फर्म पार्टनर को जो जो पे करने वाली है वो सारी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। पार्टनर को जो मिल चुका है और जो उसको मिलना है वो डेबिट साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, सो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने शुरुआत में निकाल लिया था, 5,000 ये, 4,000 ये और 3,000 ये। तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हमने यहाँ पे निकाल लिया था इंटरेस्ट, और उसके अलावा हमने ये प्रॉफिट का बैलेंस भी यहाँ पे निकाल लिया था। ऐसे ही 31 मार्च को आप क्या करेंगे,
बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने जो प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया था कि कितना बचेगा इनके हिस्से में प्रॉफिट के नाम का, वो है 11,200, 8400 और 8400। ये आ गया आपका यहाँ पे 2013-14 का यहाँ पे टोटल 1,16,200, 92,400 और 71,400। इसमें से अब पार्टनर्स ने कुछ अपना पैसा निकाल भी लिया था, डेट हमारे पास दे नहीं रखी तो हम 31 मार्च यही करेंगे। ड्रॉइंग्स इन्होंने जो पैसा निकाला था 10,000 एक्स ने निकाल लिए थे, 10,000 वाई ने निकाल लिए थे और 10,000 ही जेड ने निकाले थे। तो इनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो गया था टू बैलेंस सीडी। अब इनको फर्म से कितना लेना बनता है, इनके कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया बचा हुआ है, 1,06,200 इनका बचा हुआ है, 82,400 इनके नाम का और 61,400 इनका। इतना पैसा अब इनका बनता है फर्म का, फर्म को जो इन्हें पे करना है। ठीक है, और यही हमने कैलकुलेट किया था, इनका नया कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है जिसके ऊपर नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। अब हम आ जाते हैं 2014 नए साल के अंदर, अप्रैल 1, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है अपना। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो बाई बैलेंस बीडी ऊपर से हम लेके आएंगे 1,06,200, 82,400 और 61,400। फिर सेम वही चीज होगी, 31 मार्च आ जाएगी 2015 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर हमने कैलकुलेट कर ही लिया था कितना कितना है, 53, 10, 41, 20 और 30,000, 3,070। यहां डाल देंगे हम कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का इतना अमाउंट हमें फर्म को पे करना है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट का हिस्सा जो इनका बच गया इनके नाम पर वो है 15,000, तो इसका है एक्स का, 11,250 वाई का और 11,250 जेड का। ये हमने ऊपर निकाल लिया था। इन सब का हम कर लेंगे टोटल 1,26,510, 97,770 और 75,720 ये आ गया। सेम ही इन्होंने क्या किया था, ड्राइंग्स की थी इस साल भी, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स निकालेंगे। 10,000 ही निकाले थे इन्होंने, 10,000 एक्स ने निकाल लिए, 10,000 वाई ने निकाल लिए और 10,000 जेड ने निकाल लिए, जिससे इनका कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम हो गया। यानी अब जो अमाउंट इनको फर्म इनको देगी, जो अभी फर्म की जो लायबिलिटी है इनके प्रति, वो बच गई 1,16,510, 87,700। ये इनका नया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये नया बैलेंस जो है ये शो होगा। ठीक है, यहां से इन सबका टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। अब नई बैलेंस शीट में ये नया वाला बैलेंस आपका शो होगा। बैलेंस शीट बनाएंगे अब हम। बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में क्योंकि दे नहीं रखी है तो हमें बनानी है यहाँ पे। एज ऑन 31 मार्च 2015 सबसे पहले हमें डालनी है क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है आपका 31 मार्च 2015 को, इसी दिन की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। और इस दिन क्रेडिटर्स जो थे 24,000 रुपए के थे, तो हमने यहां डाल दिए क्रेडिटर्स 24,000। 31 मार्च 2015 को ही आपका जो बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस है, यहां देख सकते हो आप, ये 31 मार्च 2015 का बैलेंस है, ये वाला, ये हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर इनके। सो एक्स, वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एक्स के अकाउंट में जाएगा 1,16,510, वाई के अकाउंट में जाएगा 87,770 और जेड के अकाउंट में चला जाएगा 65,720। इतना पैसा, तो टोटल इनकी कैपिटल हो गई 2,70,000। ठीक है, एसेट का बैलेंस हमारे पास दिया नहीं हुआ, हमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि आपका एसेट्स को रियलाइज करके कितना पैसा मिला है। तो एसेट का हमारे पास एक्चुअल बैलेंस कितना है, कितना था वो नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आपका हमेशा इक्वल होता है। तो जो एसेट बैलेंसिंग जो फिगर बच गई वो आपका एसेट का बैलेंस है। ठीक है, 2,94,000 की हमारे पास एसेट थी। एक बार हमारी बैलेंस शीट बन गई, अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को बना सकते हैं।
सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो आपने एसेट जो रियलाइज की हैं वो डालेंगे हम यहाँ पे। सो क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि जो एसेट आपने रियलाइज की हैं वो है 2,60,000 रुपए की। ठीक है, मैं यहाँ बना देती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ओके हमारे पास एसेट्स थी कितने की, सबसे पहले तो वो डालेंगे 2,94,000 की थी 31 मार्च 2015 के दिन। क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास इस दिन, आउटसाइड जो लाइबिलिटीज है वो थी 24,000 रुपए की। एसेट को आपने रियलाइज करके पैसा लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, 2,60,000 रुपए में आपने इसको रियलाइज किया है। इसके अलावा आपने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे भी किया होगा तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 24,000 रुपए। ठीक है, और कुछ नहीं किया है रियलाइजेशन के लिए हमने, कोई आउटसाइड कोई और लाइबिलिटी नहीं थी, कोई एक्सपेंसेस नहीं पे किए गए, सीधा हमें इसका बैलेंस निकालना है। अब हमें देखना है लॉस हुआ है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए यहाँ इस साइड का जो टोटल आएगा आपका वो आएगा 3,18,000 और डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है। तो मतलब जितना पैसा आपको रिसीव हुआ था उससे ज्यादा आपने यहाँ पे खर्च किया हुआ है एसेट को खरीदने में और लाइबिलिटी को पे करने में। जबकि लाइबिलिटी 24,000 की क्रेडिटर आपका एक तरह से आपके पास पैसा बचा था और 2,60 आपने एसेट को बेच के कमाया था, तो जो पैसा आपके पास आया उससे ज्यादा पैसा आपके पास गया, तो ये लॉस है आपका। इस लॉस को हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम नया जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें ट्रांसफर करेंगे। सो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, सो एक्स वाई एंड जेड। टोटल जो ये आपका लॉस आएगा 318 में से 24 और 2,60,000 आप माइनस करोगे, ये आएगा 34,000। इस 34,000 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि था 4:3:3 इसमें बांट देना है। सो एक्स के हिस्से में जो आएगा लॉस वो आएगा 13,600, यानी लॉस से क्या होता है, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। लॉस भी इनको भुगतना पड़ता है, अगर इनको प्रॉफिट मिलता है तो लॉस इनको पे भी करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका टोटल 3,18,000, तीनों का लॉस आ गया। अब हम नया कैपिटल अकाउंट बना देंगे, यहां बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। ओके, सो एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये अपना नया कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लाना है, तो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कौन सा आएगा, जो इनका कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे डाला हुआ है, कैपिटल का जो बैलेंस हमने डाल रखा है बैलेंस शीट में, ये वाला, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, एक्स का बैलेंस है 1,16,510, वाई का बैलेंस है 87,770 और जेड का बैलेंस है 65,720। अब हुआ नहीं कोई चीज और कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन का लॉस आया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस को डेबिट कर देंगे जिससे इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। एक्स का लॉस जो है में हिस्सा 13,600 का है, वाई का 10,200 का है और जेड का 10,200 रुपए का लॉस में हिस्सा है। अब इनका जो कैपिटल अकाउंट है जो इनको पैसे के तौर पे आपको देना है, जो अब आपको पे करना है यानी फर्म को डिसोल्यूशन होने के बाद, वो करना है 1,02,910, वाई को करना है 77,570 और जेड को करना है 55,520। सो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे फाइनल कैपिटल अकाउंट हमारा बनके तैयार हो गया। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे तब जब आपको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पुराना कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे जो रियलाइजेशन हो रहा है, यानी जो आप डिसोल्व कर रहे हो फर्म को, वो 31 मार्च 2015 को कर रहे हो, लेकिन 2013, 14 और 14-15 इन 2 सालों के आंकड़े आपको दिए हुए हैं और इनके कैपिटल अकाउंट बनाने को आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। अब चलते हैं हम 10th इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं और इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं मैं वो बताऊंगी आपको।
बेसिक मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं और आपको बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एबीसी लिमिटेड है वो इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करती हैं। उनकी फर्म जो है वो 31 मार्च 2015 को बंद हो रही है, जिस डेट के ऊपर उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे हमारे पास दी हुई है। बैलेंस शीट दी हुई है तो हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एज वाइफ लोन है, बैंक लोन भी है आपके पास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो तरीके के ये अकाउंट है, इनका बैलेंस आपको दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजर्व फॉर कंटीजेंसी के बारे में। तो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। आपको करना क्या है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को ही पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उनके बीच में बांट देना है। एक ही वाइफ का लोन है, ये मालूम है क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है तो रियलाइजेशन में जाता है। बैंक लोन भी रियलाइजेशन में जाता है क्रेडिट साइड पे। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो दो टाइप के हमारे पास अकाउंट है यहाँ पे, कैपिटल एंड करंट। तो अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो आपको इन दोनों अकाउंट्स का मतलब पता होगा। करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट अकाउंट को हम बनाएंगे और करंट अकाउंट के अंदर इसके जो बैलेंस दिए हुए हैं वो डालेंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट में ए और बी के इसमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है सेम वैसे ही करंट अकाउंट भी बनता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका करंट अकाउंट है पार्टनर्स का तीनों का नाम डालेंगे, ए बी और सी। और ओपनिंग बैलेंस जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, वैसे ही आपका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर ही जाता है। यहाँ पे जो बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे डेबिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर, वो चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो 10,000 का यहाँ बैलेंस हो गया और 5,000 का बी के पास हो गया। सी के पास जो बैलेंस है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सी ने जो है एक्स्ट्रा पैसा जो है एक तरह से फर्म से ले रखा है, तो सी को फर्म को लौटाना है। सी फर्म को लौटाएगा 22,000। तो ऑलरेडी इसकी इसका जो अकाउंट है उसका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब बात क्या होती है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस करना है हमें। तो कैपिटल अकाउंट के आपको जो बैलेंस दे रखे हैं हमें मालूम है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी, वो हम तीनों के अंदर डाल देंगे, ए बी और सी। ठीक है, 60,000 ए का है, 50,000 बी का है और 20,000 है सी का। ये इनकी कैपिटल का बैलेंस है। अब हमें करना क्या है, बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी इनको मिलता है, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी में इनका हिस्सा मिलेगा, ये सारी जो चीजें हैं ये इनको दी जाएंगी करंट अकाउंट के अंदर। तो इन सब की ट्रांजैक्शन जो होगी वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, वो करंट अकाउंट में होगी। करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा वो कैपिटल अकाउंट में निकलेगा। तो बेसिकली हमने कैपिटल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बांटना है। रिजर्व बना हुआ है और ये जो है पार्टनर में बटेगा। ठीक है, ये कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है, तो ये पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी। 18,000 है, इसको इक्वली बांटना है क्योंकि पार्टनर्स इक्वली इशू जो प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 6,000 ए को मिलेगा, 6,000 बी को मिलेगा और 6,000 ही सी को मिलेगा। सेम ये चीज हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखिए यहाँ पे जो बैलेंस है पॉजिटिव बैलेंस है, यानी ये आपका प्रॉफिट है, तो इसको भी हम बांट देंगे। लॉस होता तो हम इसे डेबिट साइड पे दिखाते। सो 4,000 बी को भी 4,000 रुपए मिलेंगे और सी को भी 4,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बांटने के लिए इनके पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सब का करेंगे टोटल। अगर कुछ और है यहाँ पे जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो एक ही रिजर्व था और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो एक तो चीज हो गई ये साइड। अब इस साइड पे देखते हैं डेबिट साइड के ऊपर क्या आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी पार्टनर्स में बंटता है, ये हमें मालूम है। रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर्स में बंटता है, रियलाइजेशन पे लॉस होता है वो भी पार्टनर्स में बंट जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते थे, पर क्योंकि अब हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो सेम चीज होगी, लेकिन करंट अकाउंट में अगर रियलाइजेशन पे लॉस होगा तो वो हमारे करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन के अंदर लॉस निकलेगा तो हम इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पहले, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस फिर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस डाल देंगे हम। ये लॉस आएगा आपका 27,000 ए के हिस्से में, 27,000 बी के हिस्से में और 27,000 सी के हिस्से में। अब आप देखोगे तो यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो ये जो भी बैलेंस आपका आया है इसे आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर। ये ट्रांसफर होगा आपका टू करंट अकाउंट, आप यहाँ डालोगे तो ए के हिस्से में 7,000 है, बी का 12,000 है और सी का है 39,000। अब क्या होगा, इतना पैसा एक तरह से ये पैसा जो है इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। बाकी का हम यहाँ पे डेफिसिट या जो भी बैंक अकाउंट जो भी है वो निकाल लेंगे। यहाँ डेबिट साइड पे एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से कि इतना पैसा फर्म पार्टनर को देगी। तो अब देखिए 60,000 में से 7 गए, 53,000 देगी। ठीक है, 50,000 में से 12,000 गए, 38,000 देगी बी को। लेकिन आप देखोगे सी का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब यहाँ पे फर्म बी को पैसा नहीं देगी बल्कि बी सी को पैसा नहीं देगी बल्कि सी फर्म को पैसा देगा, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है आपका, डेफिसिट है, ये सी लेके आएगा पैसा। ठीक है, कितने का डेफिसिट, 19,000 का डेफिसिट है, तो ये पैसा सी लेके आएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। तो अगर आपको मान लीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आप कोई भी अगर आपको रिजर्व वगैरह बांटना है पार्टनर्स के बीच में वो करंट अकाउंट में बांट देंगे, और अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों में से कोई भी बैलेंस हो वो भी हम करंट अकाउंट में बांटेंगे, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस भी करंट अकाउंट में बांटेंगे। डेबिट या क्रेडिट साइड कहाँ लिखना है, ये बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसे कैपिटल अकाउंट का रूल है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और फिर करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक बिल था 5,000 रुपए का, डिस्काउंट पे था, बिल आपको रिसीव हुआ है आर से, और उसकी आपको सिर्फ 60% पैसा ही रिकवर हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी तरीके का एक बिल डिसओनर वाला केस आया था। रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर जो आपकी रिकवरी है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो बाई बैंक डाल देंगे हम। रिकवरी कितनी हो रही है, 60% रिकवरी हो रही है, और आपका ये जो बीआर था ये 5,000 का था, तो 5,000 का 60% हो गया 3,000, ये तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड के ऊपर क्या जाएगा, इस बीआर का फुल अमाउंट वो भी जाएगा टू बैंक के नाम से 5,000। ठीक है, तो अभी जो 2,000 का लॉस आपको हो रहा है एक तरह से डेबिट साइड पे अपने आप शो हो जाएगा। सेम इसको अब जब आप बैंक अकाउंट में डालोगे तो ये चीज क्रेडिट में जाएगी और ये चीज डेबिट में जाएगी, तो बैंक अकाउंट का भी बैलेंस ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आ जाएगा कि 2,000 रुपए का आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ओके, नाउ एक इन्वेस्टमेंट थी जो आपने बुक में डाली नहीं है और इसे किसी क्रेडिटर ने ले लिया है। ठीक है, इस चीज का क्या करना है, अगर क्रेडिटर ने आपकी एसेट को ले लिया है तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट तो करनी ही होती है, तो क्रेडिटर्स का इससे बैलेंस कम हो जाएगा। और उसमें होगा क्या, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट है मान लीजिए, और क्रेडिट साइड के ऊपर आप क्रेडिटर्स का बैलेंस डालेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है आपका 31,000 रुपए। अब इनको पेमेंट जो करेंगे वो आप डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैंक। पेमेंट कैसे होगी, 31,000 के क्रेडिटर थे, इनमें से कुछ ने 8,000 की एसेट तो वैसे ही ले ली। ठीक है, जो आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं की थी, तो रिकॉर्ड नहीं की थी तो हम यहाँ पे दिखाएंगे भी नहीं उसको। अलग से हम क्या करेंगे कि 31,000 रुपए टोटल देने थे, 8,000 की इन्होंने एसेट ले ली। अब जो इनको बाकी का पैसा देना है हमें वो सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 23,000 रुपए। ये हम अलग से ऐसे डिडक्ट करके दिखा देंगे, क्योंकि अगर ये एसेट रिकॉर्ड की गई होती हमारी किताबों में तो हम इसको दिखाते, शो करते कि 8,000 रुपए की एसेट दी गई है क्रेडिटर्स को, पर हमें अब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ए ने क्या है, फर्नीचर ले लिया अपनी वाइफ का के लोन के बदले में, तो इसकी हमें कैसे एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड पे आप लायबिलिटी जब शो करोगे तो ए की जो वाइफ है उसका लोन आप यहाँ पे शो करोगे,
पूरा जितना भी लोन है, लेकिन इसको पेमेंट की एंट्री आप नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि उसके बदले में फुल सेटलमेंट में फर्नीचर आपने दे दिया था, ठीक है, इसकी एंट्री हम नहीं डालेंगे। बैंक लोन आपका आपने विद इंटरेस्ट पे करा है, तो बैंक लोन भी हम कहाँ एंट्री डालते हैं? लाइबिलिटी साइड पे, सॉरी लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड के ऊपर डालते हैं। यहाँ बैंक लोन दिखाओगे आप, टोटल बैंक लोन जो आपका बनता है वो बनता है आपका 20,000 रुपए का। पेमेंट की एंट्री दिखाते हैं डेबिट साइड पे, तो यहाँ हो जाएगा टू बैंक। अब पेमेंट कैसे करी गई है? इसकी पेमेंट करी गई है 9 मंथ के इंटरेस्ट के साथ, तो 20,000 पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये जो बैंक लोन है इसकी रेट आपको इसके क्वेश्चन में ही दी हुई है, इसकी रेट है 12%, तो 12 दूनी 24, ठीक है। और इसका निकालेंगे 9 मंथ का, ये हो जाएगा आपका 12,000, इसका 12% और 9 महीने का, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा विद इंटरेस्ट। ये 800 आई थिंक 1800 रुपये आएगा। यहाँ पे आप विद इंटरेस्ट इसकी पेमेंट शो कर दोगे। ओके, ये एसेट रियलाइज हुई है, ये भी हमें मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपको कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा। करंट अकाउंट के अंदर अगर कोई रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बांटना है वो जाएगा, अगर प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस आपको बांटना है तो वो जाएगा। इसके अलावा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर कुछ है तो वो भी इसके अंदर जाएगा करंट अकाउंट में। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? मान लीजिए पार्टनर ने कोई एसेट ले रखी है, वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करेंगे। फिर से बता रही हूं मैं, अगर पार्टनर ने कोई एसेट ले रखी है या पार्टनर कोई एसेट ले लेता है या लायबिलिटी ले लेता है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर आपने प्रॉफिट बांटा है या लॉस बांटा है या रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस बांटा है या कोई रिजर्व बांटा है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगी। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या जाएगा? सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा। सेकंड, आपके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जाएगा। थर्ड, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लायबिलिटी ली है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर शो की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी एसेट्स दी हुई हैं, तो ये सभी की सभी एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दोगे, कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश को हम नहीं दिखाते हैं रियलाइजेशन में, ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। एडजस्टमेंट में देखते हैं, वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो आपकी सरेंडर वैल्यू पे आपको पॉलिसी मिल गई है, 24,000 रुपए उसके मिल चुके हैं। तो जब आप रियलाइजेशन की एंट्री डालोगे तो उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी दिखाओगे 24,000 रुपए पे। उसके बाद है फील्ड, जो है एक पार्टनर है आपका और इसकी डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 2015 को। जो बाकी के पार्टनर्स हैं इसकी वजह से जो है ना पूरी की पूरी फर्म को उन्होंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं इसको, डिसोल्यूशन कर दिया है इसका, ठीक है। 24,000 की आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ये थी, अमाउंट थी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपने रियलाइज कर लिया तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ लिखा हुआ है। तो 24,000 आपको मिले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाएंगे वो तो इसी वैल्यू पे दिखाएंगे 9,684, बट रियलाइजेशन की जब आप एंट्री डालोगे तो उसमें आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को 24,000 पे दिखाओगे, क्योंकि इसकी सरेंडर वैल्यू 24,000 थी और इसकी सरेंडर वैल्यू पर ही इसको रियलाइज किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी 70% पे रियलाइज की है, तो यानी इसकी जो बुक वैल्यू है 19,010, इसका सिर्फ 70% आपको मिला है। फर्नीचर और फिक्सचर जो है वो एक पार्टनर ने ले लिया था 2,000 रुपए में, तो ये 2,000 रुपए में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ध्यान रखिएगा डेबिट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि इसने एसेट ली है। बिल्स रिसीवेबल सैंडरी डेटर्स को आपने डिस्काउंट कर दिया तो 5% काट के इसको रियलाइज कर देंगे। स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या है? इजी मार्केटेबल आइटम्स है 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री विच वर रियलाइज्ड इन फुल। ऑब्सोलीट आइटम्स है 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री विच हैड टू बी डिस्कार्डेड एंड द रेस्ट ऑफ द आइटम इन स्टॉक रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 23,950 रुपए का। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे तो इतने रुपए का दिखाओगे। इसको यहाँ 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है इसका 70%,
दूसरा हिस्सा है इसका 10% और तीसरा हिस्सा है बचा हुआ। तो 70 और 10 होते हैं 80, यानी 20% बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही निकाल लेते हैं कि इसका 70% और 10% और 20% इसका कितना बनेगा। तो 70% जो इसका बनेगा वो होगा आपका 16,765। 10% बनेगा ऑब्वियसली 2,395 और 20% जो इसका बनेगा 23,950 का 20% हम निकाल लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। 23,950 20%। 23,950 का 20% हम निकाल देते हैं, ये आएगा 4,090। ओके, 4,090, सॉरी 4,090 नहीं, 4,790। ठीक है, 4,790 आ गए हमारे पास। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया 23,950 को। अब ये क्या कह रहा है, 70% वाला जो पार्ट है ना, ये आपको फुल रियलाइज हो गया, यानी रियलाइजेबल वैल्यू है इतनी, यानी स्टॉक बेच के आपको 16,765 रुपए तो ये मिल गए इसके बदले में। फिर बोल रहा है जो 10% वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरी तरीके से आपका डिस्कार्ड, मतलब खत्म कर दिया आपने, इसके बदले कुछ नहीं मिला, 0 रुपए। तीसरा जो बाकी का बच गया उसके बदले में आपको 50% मिला है, यानी ये 47,90 का जो स्टॉक था इसका आपको 50% रिसीव हुआ है। तो इसका 50% जो होगा 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको हम, 2395 रुपए मिले हैं इसके बदले, यानी टोटल जो आपको स्टॉक की वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 19,160। तो जो आपका स्टॉक को आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शो करोगे वो 19,160 पे शो करोगे। ओके, उसके बाद है 1100 की कोई लायबिलिटी थी, ये आपने किताबों में नहीं दिखाई। ठीक है, और ये आपको पे करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, पेमेंट डेबिट साइड पे दिखाते हैं। क्योंकि इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पे तो नहीं दिखाएंगे, पर डेबिट साइड पे इसकी पेमेंट को जरूर दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।